नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सिया कसना एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का डिफ्यूजन नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपके कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके सामने। ए फ्रेंड समवन हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू बट स्टिल लव्स यू। आपके जीवन में कर्ण जैसा एक मित्र हमेशा होना चाहिए, जो आपके लाख कमियां जानने के बावजूद हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आज जिस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑन्कोलॉजी का सिस्टम। ठीक है, ऑन्कोलॉजी क्या होती है तो देखते हैं ऑन्कोलॉजी क्या होती है। ऑन्कोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो ट्यूमर्स के बारे में डील करती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूमर ओरिजिनेट कहां से हो रही है, मतलब बनना स्टार्ट कहां से हो रही है, कैसे कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट आप कैसे करोगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कैसे करोगे, कैसे उसका आप ट्रीटमेंट करोगे, आइदर वो जो ट्यूमर है वो बिनाइन हो या फिर मैलिग्नेंट हो। बिनाइन और मैलिग्नेंट क्या होती है अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सभी चीजों के साथ जो मेडिकल साइंस की ब्रांच डील करती है उसी को अपन ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन द सिंपल टर्म्स, ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर की स्टडी के साथ जो मेडिकल साइंस की ब्रांच डील करती है उसी को अपन ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब कैंसर की स्टडी करती है वो डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी तो हो गया, लेकिन कैंसर क्या होता है इसके बारे में भी जानना जरूरी होती है। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ न्यूप्लास्टिक डिजीज इन विच देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी सेल्स इनटू मैलिग्नेंट वंस। मतलब बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स है वो अबनॉर्मल वे में ग्रो करती है, अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल वे में ग्रो करना, और ग्रोथ के साथ साथ वो क्या करती है, इन्वेजन एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि जहां पर आपकी वो अबनॉर्मल सेल ग्रोथ कर रही है बॉडी के अंदर, उस पर्टिकुलर ओरिजिनल साइट से वो दूसरी साइट पर स्प्रेड भी हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह तक। मतलब यहां पर आपकी अबनॉर्मल सेल पर्टिकुलर ओरिजिनेट हुई, यहां पर अबनॉर्मल ग्रोथ हुई सेल्स की, और धीरे 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 इन्वेंट हो गई पूरे ऑर्गन में, और वह एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक अबनॉर्मल ग्रोथ होती चली गई सेल्स की ना। तो इस प्रोसेस को अपन मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। और ये मेटास्टेसिस जो प्रोसेस है यही आगे जाके ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करती है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को डेवलप करती है। तो ये होता है आपका कैंसर। तो अब देखते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जिसको ऑन्कोलॉजी सिस्टम के अंदर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्यूमर के बारे में कि व्हाट इज ट्यूमर। ट्यूमर आल्सो नोन एज नियोप्लाज्म is an abnormal mass of tissue which may be solid or fluid filled that can be either benign or malignant। मतलब कि abnormal cells growth की वजह से एक mass formation हो जाता है, गांठ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और वो फ्लूइड फिल्ड भी हो सकती है, मतलब उसके अंदर फ्लूइड भी भरा हुआ हो सकता है, और साथ में वो सॉलिड फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको अपन ट्यूमर के नाम से जानते हैं। और वो ट्यूमर आपकी बिनाइन भी हो सकती है, मतलब कि नॉन कैंसरस ट्यूमर भी हो सकती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकती है, मतलब कि कैंसर वाली ट्यूमर भी हो सकती है। ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस ट्यूमर, मतलब कि सभी प्रकार की जो ट्यूमर्स गांठ जो होती है वो कैंसर की ट्यूमर नहीं होती, लेकिन कैंसर के अंदर ट्यूमर पर्टिकुलरली होती है। अब देखते हैं बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बिनाइन ट्यूमर क्या होती है। बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरियस एंड कैन ऑफन बी रिमूव्ड। In most of the cases they don't possess any health risk and don't come back। बिनाइन ट्यूमर्स क्या होती है, एक पर्टिकुलर साइट के पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होना सेल्स की। ठीक है, और वो एक कैप्सुलेटेड कवरिंग के थ्रू प्रोटेक्शन में रहती है, वो आपकी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होती है, स्लो ग्रोइंग सेल्स होती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको इजीली एक सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके आपकी बॉडी से रिमूव किया जाता है, आउट कर दिया जाता है, और मोस्टली केसेस में वापस से आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये डेवलप नहीं होती है। वहीं पर आपकी मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो आपकी होती है, malignant tumor are cancerous, they can invade nearly tissue and spread to other part of the body। फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती है, कोई इसके ऊपर कैप्सुलेटेड आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करती है कि एक पार्ट बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक क्या होती है, स्प्रेड हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है, और इसको अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। बिनाइन ट्यूमर पर्टिकुलर एक जिस साइट पे होगी वहीं पे रहेगी, वहां से आप एक सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके उसको हटा सकते हो। और बिनाइन ट्यूमर क्या है, जहां से ओरिजिनल साइट से ग्रो होती है वहां से धीरे धीरे आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर स्प्रेड होती जाती है, उसको अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। जैसे पर्टिकुलर किसी डिजीज को कॉज करने वाले उसके पॉजिटिव एजेंट होते हैं, इसी प्रकार कैंसर को कॉज करने वाले जो उसके पॉजिटिव एजेंट होते हैं उन्हीं को अपन कार्सिनोजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ केमिकल्स हो गए, कोई वायरस हो गया, कोई एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो गया ना, जैसे कि फिजिकल कार्सिनोजेंस में आपके अल्ट्रावायलेट और आयोनाइजिंग रेज आ गई, केमिकल कार्सिनोजेंस के अंदर आपके एस्बेस्टोस आ गए, तंबाकू आ गई, है ना, स्मोकिंग आ गई। इसके अलावा बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर आपके इन्फेक्शन करने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए ना, ये सब क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर को डेवलप कर सकते हैं, रिस्क होती है ना। तो इन सभी को अपन कार्सिनोजेंस के नाम से जानते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर कोज करने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, कैंसर डेवलप हो सकता है। सबसे पहले सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है कि कैंसर डेवलप हो सकता है। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिनकी वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। कुछ रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन के से अगर कोई पेशेंट एक्सपोज हो रहा है तो उसकी बॉडी में कैंसर डेवलप होने की रिस्क बढ़ जाती है। साथ में कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है बॉडी के अंदर, तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर कैंसर कोज करने की कैपेसिटी रखती है। उसके अलावा कुछ अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स होते हैं, खान पीन का कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना, अल्कोहल कंजप्शन करना, ओबेसिटी मोटापा की वजह से, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे पोल्यूशन वगैरह हो गया, एक्सपोजर वगैरह हो गया, इन सभी रिस्क फैक्टर्स की वजह से एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपको पर्टिकुलर पीछे डायग्राम में दिख रहा होगा, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर जो बिनाइन ट्यूमर है वो क्या है, स्लो ग्रोइंग सेल है, नॉन कैप्सुलेटेड होती है, नॉन इन्वेसिव होती है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, नॉन मेटास्टेसाइज होती है, मतलब कि ये पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह आपकी स्प्रेड नहीं होती है। जबकि मैलिग्नेंट सेल ट्यूमर जो होती है वो क्या होती है, फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर होती है, नॉन कैप्सुलेटेड होती है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कैप्सूल प्रोटेक्शन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इन्वेसिव होती है और ये आपकी मेटास्टेसाइज होती है, मतलब कि पर्टिकुलर ओरिजिनल साइट से अदर बॉडी ऑर्गन्स तक स्प्रेड होने की कैपेसिटी रखती है। उसके अलावा पुअरली डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये होती है कुछ आपकी टर्म्स जो आपको याद रखनी होती है ऑन्कोलॉजी स्टडी के टाइम पे। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में। टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे आपने कभी ना कभी सुना होगा किसी कैंसर पेशेंट के बारे में कि ये तो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में अभी यहाँ से पेशेंट की रिकवरी पॉसिबल होती है। फिर सुना होगा कि कोई पेशेंट थर्ड या फोर्थ एंड स्टेज में चला गया कैंसर की में, तो यहाँ से तो रिकवरी लगभग इम्पॉसिबल हो गई है भाई इसकी, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में जो आपकी स्टेजिंग सिस्टम ऑफ कैंसर है, कैंसर का जो आप स्टेज में डिवाइड कर रहे हैं, उसको आप पर्टिकुलरली कैसे सिलेक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर ये पेशेंट कैंसर की इस स्टेज के अंदर चल रहा है, तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके टीएनएम क्लासिफिकेशन के थ्रू किया जाता है। तो क्या होता है, बेसिकली आपको थ्योरी पीछे मिल जाएगी, आप नोट्स यहां से बना लीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा देता हूं कि टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या होता है। जो टीएनएम टर्म है उसके अंदर 3 वर्ड है, टी एन एम, ठीक है। तो टी का मतलब यहां होता है ट्यूमर, एन का मतलब होता है कि नोड इन्वॉल्वमेंट, और नोड में भी कौन सा आपका लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट के बारे में देखा जाता है ना, कि लिम्फ नोड कितने इन्वॉल्व है। और एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड कितना हुआ है, ठीक है। तो ग्रेडिंग देते हैं, कुछ नंबरिंग देते हैं, जैसे कि ट्यूमर के अंदर ट्यूमर की साइज के अकॉर्डिंग इसको ग्रेड दिया जाता है, जिसके अंदर आपकी T0, TIS का मतलब कार्सिनोमा इन सिटू ना, T1, T2, T3 और T4। अब इनकी ग्रेडिंग कैसे दी जाती है, T0 का मतलब पेशेंट की बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई ट्यूमर आइडेंटिफाई नहीं हुई है तो उसको T0 ग्रेडिंग देंगे। TIS कार्सिनोमा इन सिटू मतलब प्री कैंसरस कंडीशन, मतलब ट्यूमर तो है लेकिन कैंसर सेल नहीं है, कैंसर ट्यूमर नहीं है, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में TIS ग्रेडिंग देते हैं। अगर कैंसर की जो ट्यूमर है उसकी साइज अगर 1 सेंटीमीटर है तो T1 ग्रेडिंग, 2 सेंटीमीटर है तो T2 ग्रेडिंग, और 3 सेंटीमीटर से ज्यादा या 3 सेंटीमीटर है तो T3 ग्रेडिंग, और 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो T4 ग्रेडिंग इसको अपन दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी T वाली ग्रेडिंग दी जाती है। अब आते हैं N के ऊपर। N क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड। इसके अंदर आपकी N0, N1, N2, N3 तीन ग्रेडिंग देते हैं ना। N0 का मतलब है कि नो लिम्फ इन्वॉल्व्ड, किसी प्रकार का कोई लिम्फ इन्वॉल्व नहीं है तो N0। अगर एक नोड इन्वॉल्व है तो N1, अगर 2 या 2 से ज्यादा नोड इन्वॉल्व है तो N2, और अगर सारे के सारे बॉडी के जो लिम्फ नोड है अगर वो सभी इन्वॉल्व हो चुके हैं तो N3 ग्रेडिंग अपन इसके अंदर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं M के ऊपर, मेटास्टेसिस के ऊपर। इसके अंदर ग्रेडिंग दी जाती है M0 और M1, मतलब बॉडी के अंदर अगर स्प्रेड नहीं हुई है, जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हुई है, अगर वो जो ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है अगर वो बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर है, अभी स्प्रेड नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको M0 ग्रेडिंग देंगे। और अगर वो बॉडी के अंदर स्प्रेड हो चुका है वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन तो उसको अपन M1 ग्रेडिंग देंगे, है ना। और फिर इन्हीं ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपकी कैंसर की जो स्टेजेस है वो डिटरमाइन की जाती है। तो ये हो गया है आपका
TNM क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसके सहायता से आप कैंसर की स्टेजेस को कंफर्म कर सकते हैं कि किस प्रकार कैंसर है जो कौन से स्टेज में चल रहा है। इसके अलावा आप देखते हैं वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ए कैंसर पेशेंट, कि एक कैंसर पेशेंट अगर किसी की बॉडी में कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसकी बॉडी में कौन कौन से साइन या सिम्टम्स हैं जो शो होते हैं, ठीक है। तो 7 वार्निंग साइंस हैं जो अकॉर्डिंग टू WHO जो एक कैंसर पेशेंट की बॉडी के अंदर शो होते हैं। पहला है आपका अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, है ना, बॉडी की जो ओपनिंग्स है वहां से अनयूजुअल ब्लीडिंग या फिर अनयूजुअल डिस्चार्ज होना, पहला सिम्टम। दूसरा ए सोर दैट डजंट हील, मतलब कि एक ऐसा घाव जो भरने में नहीं आ रहा है, वुंड हील ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके अलावा बाउल और ब्लैडर हैबिट्स में चेंजेस आना, है ना, लंप इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ब्रेस्ट में या फिर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में लंप फॉर्मेशन हो जाना, मतलब कि ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाना। उसके अलावा नेगिंग कफ, लंबे समय से आपको खांसी रहना, है ना। इसके अलावा ऑब्वियस चेंज इन कलर ऑफ मॉल्स ABCD, है ना, कि जो मॉल फॉर्मेशन हुआ है पर्टिकुलर बॉडी की किसी साइड पे, है ना, उसके अंदर चेंजेस आते रहना, है ना। और उसके अलावा स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होना, है ना। इसके साथ मैं आपको डायग्राम में लगा दूंगा, डायग्राम से भी आपको समझने में हेल्प होगी कि कौन कौन से वार्निंग साइंस है जो कैंसर पेशेंट की बॉडी के अंदर शो होते हैं, ना। और जो भी 6 पॉइंट आपको बताया मैंने, ऑब्वियस चेंज इन कलर इन मॉल्स ABCD, इसका भी आपको डायग्राम डाल दूंगा। इसमें देखिए फर्स्ट की जो मॉल है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल पर्टिकुलर एक फिक्स साइज के अंदर है, या फिर एसिमेट्रिकल है मतलब अलग चारों तरफ से फैला हुआ है। उसके अलावा B मतलब बॉर्डर, मतलब कि जो मॉल है उसके चारों तरफ एक फिक्स बॉर्डर है या नहीं है। उसके अलावा C मतलब कलर, कि सिंगल वन कलर है या फिर अलग मल्टीपल कलर सीन हो रहे हैं उस मॉल के अंदर, है ना। D मतलब डायमीटर कितना है, कि स्मॉलर देन 1/4 इंच, 1 इंच का चौथा इससे से छोटा है मॉल या फिर उससे ज्यादा बड़ा है ना। और उसके अलावा इवॉल्विंग मतलब कि ऑर्डिनरी मॉल है या फिर चेंज इन साइज, शेप और कलर, कि फिक्स जो मॉल है वो वैसा का वैसा ही है या फिर उसकी साइज, शेप और कलर में चेंजेस आ रहे हैं बार बार, है ना। तो ये होता है आपका। कुछ इमेजेस आपको दिखा दूंगा जिनमें आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से बॉडी के अंदर आपका ट्यूमर फॉर्मेशन हो। तो अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में, कि कैंसर के कितने कितने टाइप्स होते हैं, ना। तो अकॉर्डिंग टू बॉर्डर कैटेगरी इसके कुछ टाइप्स है जिसको अपन देख लेते हैं। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा मतलब है कि आपके टिश्यू या फिर आपकी जो स्किन है वहां से स्टार्ट हुआ है और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको अपन कार्सिनोमा नाम देते हैं। जैसे कि आपके ब्रेस्ट में, स्किन में, सर्विक्स में, प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह में कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा सार्कोमा, सार्कोमा जो आपके बोन कार्टिलेज, फैट मसल्स या फिर कनेक्टिव टिश्यूज बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह में अगर कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसको अपन सार्कोमा के नाम से जानते हैं। उसके अलावा ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है, आपकी ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज जो बोन मेरो है, जो आप ब्लड फॉर्मिंग आपकी सेल्स अगर उनमें कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसको अपन ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। डायग्राम में आपको डाल दूंगा, इनके भी और बहुत ज्यादा डिविजन्स होते हैं, बहुत ज्यादा टाइप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिम्फोमा, कैंसर दैट बिगिंस इन द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, उसको अपन लिम्फोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, कैंसर दैट बिगिंस इन द टिश्यू ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज में अगर एब्नॉर्मल ग्रोथ होकर अगर कैंसर बन चुका है तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कैंसर का नाम देते हैं। तो अब अपन देखते हैं कैंसर प्रिवेंशन के बारे में। बेसिकली कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए 3 स्टेजेस में इसको प्रिवेंट किया जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या किया जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन का जो फोकस होता है वो मिनिमाइज और एलिमिनेट करना एक्सपोजर टू कार्सिनोजेनिक एजेंट, मतलब ऐसे कार्सिनोजेनिक एजेंट जो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर को डेवलप कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनको एलिमिनेट करना या उनसे प्रिवेंशन करना, है ना। जैसे कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं जिनकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है, उन रिस्क फैक्टर्स को एलिमिनेट करना या पेशेंट को उससे प्रिवेंट करना, इसी को अपन प्राइमरी प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट से प्रिवेंट करना, उसके अलावा एक्सपोजर से प्रिवेंशन करना, उसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर से प्रिवेंशन करना, केमिकल और एनवायरमेंटल रिस्क से प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना उनको, उसके अलावा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, है ना। इन सभी चीजों रिस्क फैक्टर से आप प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हो कैंसर का। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन मींस अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर अगर किसी को हो भी गया है तो उसका जल्दी से जल्दी अर्ली डिटेक्शन करना, पता लगाना और एज सुन एज पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो उसको अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। और टर्सरी प्रिवेंशन इज फोकस्ड ऑन मॉनिटरिंग फॉर एंड प्रिवेंटिंग द रिकरेंस ऑफ ओरिजिनली डायग्नोस्ड कैंसर एंड स्क्रीनिंग फॉर सेकेंड प्राइमरी सर्वाइवल, सेकेंड प्राइमरी कैंसर एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन कैंसर सर्वाइवर्स। टर्सरी प्रिवेंशन में बेसिकली क्या होता है
कि जो पेशेंट जिसको कैंसर डेवलप हो चुका है ना, और वो अगर प्राइमरी स्टेज वगैरह क्रॉस कर चुका है कैंसर की, है ना, तो उसका क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ना, और उन ट्रीटमेंट्स के जरिए आपको उसको रिकवरी फेज में लेकर आना है। ये आपकी टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो ये थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन कैंसर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से बाकी बची हुई चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जल्द मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।